प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, परियोजनाओं की तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आदित्य साहू की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक। 17 अगस्त से पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। छात्रों के मुद्दों पर भी हुई चर्चा। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी। करीब 99 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पतालों में लागू होगा डिजिटल सिस्टम। सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन। और झारखंड समेत देश भर में ईद ए मिलादुन नबी की रौनक। रांची में ट्रैफिक रूट में बदलाव। भारी वाहनों की नहीं होगी एंट्री। ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। 6 प्रमुख जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की। अब ये परियोजनाएं 9 राज्यों में फैली हैं। उनकी कुल लागत है 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जब समीक्षा हुई उस दौरान इन परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और लंबित मुद्दों के समाधान और जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के तौर पर नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक हिस्से में काम पूरा होना तभी सार्थक है जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एंड टू एंड मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते समय जहां संभव हो कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। इसके साथ ये भी साफ कहा गया कि परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। आधुनिक तकनीक हो, मजबूत क्वालिटी एश्योरेंस व्यवस्था अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। और इस बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक की भी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा का बेहतर इस्तेमाल करने और एआई जैसे नई डिजिटल तकनीकों को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन तकनीकों के जरिए इनपुट प्लानिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरी कृषि वैल्यू चेन में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं और किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा शिक्षा पर जोर दिया। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और दूसरे संवेदनशील वर्गों को साइबर ठगी के तरीकों और उसके संकेतों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई गई। कुल मिलाकर प्रगति की इस बैठक में तेज और गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कृषि और साइबर सुरक्षा, ये तीनों ही जो मोर्चे हैं उस पर समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई का संदेश दिया गया ताकि समय रहते ही जिस तरह से समीक्षा हुई है ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में कल पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में छात्रों के आंदोलन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने जानकारी दी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पार्टी इसे सेवा संकल्प अभियान के रूप में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक मनाएगी। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा एवं मधु कोड़ा,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता मौजूद थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हम ले लें या पिछले 12 वर्षों से जो इस देश की सेवा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में वो उस जो सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहा है, वह अभियान को लेकर के हम जन जन तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देशव्यापी हर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चली है, इस देश के विकास में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, उसको भी लेकर के हम जन जन तक जाने वाले हैं। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का आज तीसरा दिन है। 26 अगस्त को यात्रा चतरा से शुरू होकर कोडरमा होते हुए गिरिडीह पहुंचेगी। इस दौरान कई इलाकों में छात्रों और अभिभावकों से जनसंपर्क किया जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस यात्रा को कल हजारीबाग और चतरा में छात्रों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि देवेंद्र ने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासन की ओर से कई तरह की अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हजारीबाग में लोगों को संबोधित करने के दौरान बिजली काट दी गई ताकि आंदोलनकारियों को परेशान किया जा सके। तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है। इस बार ठोस निर्णय चाहिए, ठोस कदम चाहिए। और इस अभियान से हम तो कहते हैं कि ये सभी को जुड़ जाइए। छात्र का भविष्य का लड़ाई है, निष्पक्ष और पारदर्शिता का लड़ाई है। हम लोग का 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा प्रतिमा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रतिमा ने कहा कि प्रशासन जानबूझकर उन्हें थाने का चक्कर लगवा रहा है, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। प्रतिमा ने आरोप लगाया कि झामुमो के कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासन द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। थे कि जो मेरे साथ घटित हुआ है, झारखंड की बेटी के साथ जो घटना घटित हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन मैं वहाँ पे नई बात को अच्छी तरह से रख पाई क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है, आपको दिख रहा होगा। और मैं थोड़ी परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे थाना में बार बार दौड़ाया जा रहा। मेरा एफआईआर अभी तक नहीं लिया गया है। आप पर एफआईआर आपने कॉपी कब दिया और एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहा? कॉपी मैंने कल ही दिया था और अभी तक उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मुझे बार बार बुलाया जा रहा थाना और घुमाया जा रहा कि आप ये लेके आओ, कभी बोल रहे आधार कार्ड लेके आओ, कभी बोल रहे हैं दोस्त अपने साथियों को लेके आओ, उनका नाम लिया जा रहा बार बार, मतलब सिर्फ घुमाया जा रहा। अभी तक कोई एफआईआर का कुछ उम्मीद नहीं है उधर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधायक जयराम महतो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल एक वायरल ऑडियो के मामले को लेकर उन पर और अन्य 9 लोगों के खिलाफ बरवा अड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस एसोसिएशन ने 24 घंटे के अंदर उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। हालांकि जयराम माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। धनबाद के बरुआ अड्डा थाना प्रभारी के साथ डुमरी विधायक जयराम महतो के कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार एक मामले को लेकर विधायक और मुखिया प्रतिनिधि के बीच विवाद हुआ था। मामला थाना पहुंचने के बाद विधायक समर्थकों के साथ बरुआ अड्डा थाना पहुंचे और इस बीच हंगामा हुआ, जिसके बाद विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम साला जानबूझ के बदमाशी की हो। हम क्या बदमाशी किए हैं सर? हम थोड़ा बोले हैं उसको मोहर फर्जी बना के बनाने के लिए। अरे वो प्रमाण है तो वो फर्जी। हाँ प्रमाण है सर, कौन है प्रमाण? प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उस मोहर का 2 तरीके का उस मोहर है। क्या जो मोहर घर से मिला मोहर तुमको? घर मिला? उस गाड़ी की डिक्की से मिला? हम कह रहे हैं सर, ये तो अब कोर्ट का चीज है। कोर्ट तो तुमको अगर तुम बस इतना तो प्रार्थना करना कि जिंदगी भर तुम्हारा जेएमएम का सरकार रहे। मामले को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन की धनबाद शाखा ने पुलिस केंद्र में प्रेस वार्ता कर कड़ा विरोध जताया। एसोसिएशन ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि द्वारा
पुलिस पदाधिकारी के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन ने जयराम महतो से 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है कि माननीय जयराम महतो जी जो 24 घंटा के अंदर कि वो सार्वजनिक सभी से गलती स्वीकार करें। विधायक जी अपनी मर्यादा को सीमित में रहें। हमारा पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी एनी टाइम उन्हीं की सुरक्षा में लगा रहता है ना, फिर भी मेरे पदाधिकारी कर्मियों को इस तरह से मर्यादा लांघ के बात करनी अनुचित है। इधर जयराम महतो ने वायरल वीडियो को लेकर पुलिस पर पलटवार किया है। विधायक का कहना है कि थाना प्रभारी के साथ करीब 11 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के कुछ हिस्सों को काट छांट कर और एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उन्होंने इसे निजता का हनन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार किया है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस आईपीएस कोई एमएलए एमपी अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है। और मेरे पास भी मैसेज है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की प्राथमिकी, वायरल ऑडियो और विधायक के आरोप आमने सामने हैं। विधायक जहां ऑडियो को एडिटेड बताते हुए सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस एसोसिएशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। अब जांच और सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले या उसका संदेह हो तो वे चुप न रहें और तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन करके इसकी सूचना दें। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक गंभीर आघात है। उन्होंने सभी से बेटियों के सपनों, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने और बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल पूर्वी सिंहभूम के झिलिंग गोड़ा गांव स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए हाल के छात्र आंदोलनों और शिक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चितता का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाक्रमों से राज्य सरकार की विफलता, अव्यवस्था और लाचार कार्य प्रणाली उजागर होती है। पूर्व सीएम ने छात्र युवाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी हो रही है। करीब 99 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम की जानकारी देते हुए कहा कि करीब 99 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत राज्य के अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। सभी सदर अस्पताल, सीएचसी, सब डिविजनल अस्पताल, पीएससी और मेडिकल कॉलेजों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, डॉक्टरों की मौजूदगी, मरीजों का एडमिशन और डिस्चार्ज समेत कई जरूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
किस अस्पताल में कौन सी सर्जरी हो रही है और डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी अधिकारियों को मिल सकेगी। देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इसकी झलक अब स्कूली शिक्षा में भी देखने को मिल रही है। गिरिडीह के सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। प्रखंड के जीतपुर आदर्श उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारंपरिक पढ़ाई के साथ डिजिटल तकनीक का भी प्रयोग हो रहा है। समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल में कंप्यूटर क्लास और आईसीटी लैब बनाए गए हैं। यहाँ बच्चे वीडियो, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ी है। मतलब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ आता है और दिमाग में वो आ भी जाता है और अच्छा से सीख लेते हैं। जो हमारे सर बोर्ड में पढ़ाते हैं वो चित्र के द्वारा हमारे बोर्ड में दिखाई देता है, इसके कारण हमें अच्छा से सीख पाते हैं। हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से समझ आता है, जैसे कि विज्ञान, गणित और क्लास बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं। सब टीचर और टीचर हैं, 5 टीचर हैं। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को शिक्षक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रहे हैं, जिससे शिक्षण प्रभावी बना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बसंत कुमार यादव की माने तो पूर्व की अपेक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनमें सकारात्मक बदलाव भी आया है। डिजिटल इंडिया के तहत जो हमारे यहाँ इस विद्यालय में आईसीटी का जब से एस्टेब्लिश हुआ है, हमारे बच्चों में काफ़ी जो है सो लर्निंग इम्प्रूवमेंट दिख रहा है सर। विद्यालय के शिक्षक चंदन कुमार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है। स्क्रीन पर चित्र और वीडियो के माध्यम से विषय बोध कराने से बच्चों की मानसिकता और बौद्धिक स्तर मजबूत होती है। विद्यार्थियों को विषय लंबे समय तक याद रहते हैं। बच्चे लोग स्मार्ट क्लास पे जब पढ़ाते हैं तो वो लोग चित्र के साथ में जैसे कि कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो वो चित्र के साथ भी देख पाता है, तो बच्चे लोग को ज़्यादा कम समय में समझ में आ पाता है। और यही चीज़ यदि हम लोग पहले बोर्ड पे या फिर लिख के बताते थे तो बच्चे लोगों को समझाने में ज़्यादा समय लगता था। डिजिटल तकनीक ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के पारंपरिक तौर तरीकों को नई दिशा दी है। स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को विषयों को देखने, समझने और सीखने का बेहतर अवसर मिल रहा है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है। आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रसार हाल ही में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुकूल ही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने साफ किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का मौजूदा प्रसार हाल ही के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है और वायरस से किसी नए असामान्य स्ट्रेन का पता नहीं चला है। देश में H1N1 में भी मौसमी बदलाव ही देखने को मिल रहा है और कोई असामान्य आनुवंशिक परिवर्तन सामने नहीं आया। देश में मौसमी सांस संबंधी बीमारियों के रुझानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और एनसीडीसी एक मजबूत अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बारीकी से निगरानी कर रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि लोगों को घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार या शरीर दुखता है, वो पहले 2-3 दिन जो हैं ज़्यादा लोगों से ना मिलें और रेस्ट करें। और उसको अगर आप मिलें तो थोड़ा सा डिस्टेंस उनसे बना के रखें, लोगों के बहुत पास ना जाएं। यदि खांसी करें या छींकें तो अपने फेस को, मुंह को और नाक को कवर कर लें, जिससे कि ये फैले नहीं। बार बार अपने हाथ धोएं। और बाकी लोग भी जो बीमार नहीं भी हैं, जिनको फ्लू नहीं है,
वो भी अपना हाथ दिन में कई बार अगर धोएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे दूसरे लोगों के से जिनको जो खांसी आ रही है या जुकाम है या बुखार है, तो वायरस जो है वो कम फैलेगा। किसी भी तरह की इस वक्त चिंता की आवश्यकता नहीं है इस बीमारी की वजह से। ये एक सीजनल बीमारी है, सीजनल फ्लू है, और इस वक्त ये मानसून की पीक है और उसके ऊपर हम लोग ICMR से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूरी सिचुएशन के ऊपर पूरा ध्यान से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी हैं। मिलाद उन नबी पर्व मनाया गया है। ये पर्व पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों से लोगों को अवगत कराने का दिन है। इस मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं और लोग पैगंबर की याद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि यह मौका हमारे आसपास एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईद मिलाद उन नबी की बधाई दी है और कहा है कि दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करे। ईद मिलादुन नबी एवं रिसालदार बाबा के सालाना उर्स के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर उस कमेटी एवं शांति समिति के सदस्यों ने कल रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उर्स कमेटी द्वारा उपायुक्त को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर कमेटी के सदस्यों द्वारा उसके सफल आयोजन के लिए इंतजामों में सहयोग का आग्रह किया गया, जिस पर उपायुक्त ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी खासकर सुरक्षा के संबंध में या साफ सफाई का, इमरजेंसी सर्विसेज, फिर वहाँ बहुत सारे VIPs भी आते हैं तो उनका भी सुरक्षा, सारे हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स भी फिजिकली इंस्पेक्शन भी वहाँ करके आए हुए हैं और उसका तैयारी भी चल रही है और सुरक्षित रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम और वो उर्स होने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रही है। केरलम वासी आज ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि खुशियों और उल्लास का यह रंगारंग त्यौहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करे। ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि ये एक जीवंत त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को बढ़ावा दे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बद्री नारायण साहा DAV पब्लिक स्कूल सिरसिया की नन्ही छात्राओं ने उपायुक्त रामनिवास यादव को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। छात्राओं के स्नेह से अभिभूत उपायुक्त ने उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्जवल भविष्य का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प का अवसर है। उपायुक्त ने छात्राओं को शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्त भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मौसम।
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती हवा के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी गई है। आज गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। वहीं रांची सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश होगी। 27 अगस्त को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और रांची के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 28 अगस्त को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, जबकि 29 अगस्त को सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान अन्य जिलों में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को मनाया जाएगा। मेरा युवा भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि रांची के 2 कॉलेजों में युवा जन प्रतिनिधियों से संवाद कर विकसित भारत और 2036 ओलंपिक पर QR कोड से सुझाव देंगे। अवसर पर 27 अगस्त को ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 लाख युवाओं के साथ 1600 लोकेशन से एक ही साथ बात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से कैसे जोड़ा जाए, उनको उस विषय पे चर्चा होगी। और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछले 12 वर्षों में खेल को लेकर जो परिवर्तन हमारे देश में हुआ है, उसके बारे में युवाओं को उस संदेश को युवाओं तक पहुंचाना है और खेल को आगे भी किस तरह से डेवलप किया जाए उसके बारे में युवाओं का आइडियाज भी लेना है। ये हमारा कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संवाद होगा वो 11 बजे से 11:45 तक होगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसी के साथ देखते हैं खेलों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारत के खिलाफ श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा की जरूरत है। एशिया जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 खिताब अपने नाम किए। प्रतीति बारदोलोई ने अंडर 20 का खिताब अपने नाम कर लिया। साथ ही भारत ने ओपन वर्क का खिताब भी जीता। ओपन वर्क में ग्रैंडमास्टर मयंक चक्रवर्ती ने खिताबी जीत की हासिल। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर को मुंबई में होगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। एजीएम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने हैं। भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में पनामा की मेजबानी करेगी। मुकाबले में आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। ये दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आदित्य साहू की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक। 17 अगस्त से पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। छात्रों के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी। करीब 99 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पतालों में लागू होगा डिजिटल सिस्टम। सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन। और झारखंड समेत देश भर में ईद ए मिलादुन नबी की रौनक। रांची में ट्रैफिक रूट में बदलाव। भारी वाहनों की नहीं होगी एंट्री। ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर।